जहाँ ज्ञान साथ है वहाँ हर फैसला खास है। आइए, स्वागत है आपका हमारे अर्थ साधना के चैनल पर। आईपीओ एनालिसिस सीरीज में आज हम एक और मेन बोर्ड आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं और उस कंपनी का नाम है ग्लोटिस लिमिटेड। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले आईपीओ सीरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग कंपनी का प्रोफाइल समझते हैं। ग्लोटिस लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन जून 2024 में हुआ था और कंपनी का बेस चेन्नई तमिलनाडु में है। ये एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस कंपनी है जो ओशियन, एयर और रोड लॉजिस्टिक्स के थ्रू एंड टू एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी क्या क्या ऑफर करती है, आइए इसको समझते हैं। पहला है ओशियन फ्रेट फॉरवर्डिंग। इसमें इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, फुल कंटेनर लोड्स है और प्रोजेक्ट कार्गो भी इसमें इन्वॉल्व है। सेकंड है एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्टेशंस। उसके बाद है एंसिलरी सर्विसेज जैसे वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग। 3PL मीन्स थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। मतलब ये कभी कभी जो लॉजिस्टिक्स कंपनियां दूसरी हैं उनसे भी ये काम अपने पास लेती हैं और उनका काम उनके बैकएंड में एक्सिक्यूट करती हैं। और कस्टम्स क्लियरेंस। जिनको जानकारी नहीं है कि फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या है वो जान लें कि फ्रेट फॉरवर्डिंग एक सर्विसेज है जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कंप्लीट प्रोसेस मैनेज करती है। आप समझिए कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच एक मिडिलमैन लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट होता है जो पूरा शिपमेंट हैंडल करता है। इस फंक्शंस में क्या क्या कवर होते हैं? पहला है ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट, सेकंड है कस्टम क्लियरेंस, थर्ड है वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, फोर्थ है कार्गो हैंडलिंग। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है जिसमें बिल ऑफ लेडिंग है, एयरवे बिल है, इनवॉइसेज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पेपर वर्क है। ये सारा काम ये कंपनी करती है। फिर है ट्रैकिंग एंड कोऑर्डिनेशन, शिपमेंट का हर स्टेप्स मॉनिटर करना और क्लाइंट को अपडेट देते रहना। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 95,000 TEUs दैट इज 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट इंपोर्ट्स हैंडल किए थे। एक 20 फुट कंटेनर का मतलब होता है 1 TEU। आज के डेट में इनके 8 ब्रांच ऑफिसेज इंडिया के मेजर ट्रांसपोर्ट हब में हैं, जिसमें है दिल्ली, गांधीधाम, कोलकाता, मुंबई, तुतिकोरिन, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और कोचीन। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में भी ये कंपनी एक्सपोर्ट्स करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मल्टी मॉडल और एसेट लाइट अप्रोच पर बेस्ड है जो स्केल और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है। अब आइए हम लोग इनका बिजनेस स्ट्रेंथ समझते हैं। स्ट्रेंथ्स जो कंपनी हाईलाइट करती है अपने आरएचपी में, उसमें पहला है रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के लिए एक लीडिंग फ्रेट फॉरवर्डिंग प्लेयर, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हेवी इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरमीडियरीज और एजेंसी टाइप्स, 171 ओवरसीज एजेंट्स हैं इनके साथ, 98 शिपिंग लाइंस हैं और 22 एयरलाइंस का भी नेटवर्क है। स्केल्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस। नेक्स्ट है डाइवर्स कस्टमर रिलेशनशिप्स अक्रॉस 100 कंट्रीज, वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल प्रेजेंस, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के साथ अलाइनमेंट एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म डिमांड ड्राइवर हो सकता है इस कंपनी के लिए। अब टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स देखते हैं। कंपनी के 1200 प्लस कस्टमर्स हैं अक्रॉस मल्टीपल ज्योग्राफीज और इंडस्ट्रीज। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ग्लोटिस ने 119 कंट्रीज में क्लाइंट सर्व किए। ये ग्लोबल फुटप्रिंट एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर है क्योंकि इंडियन लॉजिस्टिक्स फर्म्स में ऐसा स्केल रेयर होता है। डाइवर्सिफिकेशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज और ज्योग्राफीज कंपनी के लिए डिमांड रिस्क को काफी कम कर देता है। अब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 3 सालों का। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू था 478.77 करोड़, 24 में ये बढ़कर हुआ 499.39 करोड़ और 25 में रेवेन्यू बढ़कर हो गया 942.55 करोड़। ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से थोड़ा ही कम है। अब अगर पैट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में पैट था 22 करोड़, 24 में था 31 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में यह बढ़कर हो जाता है 56 करोड़। नेटवर्थ भी देख लेते हैं इनका। फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका नेटवर्थ था 11.52 करोड़
और 24 में नेटवर्थ हो गया 42.35 करोड़ और 25 में ये बढ़कर हो जाता है 98.53 करोड़। बोरोइंग्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 30.61 और ये 25 में घटकर हो जाता है 22.14। इस हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में 89% जंप हुआ और पैट भी 81% ग्रो हुआ है। नेटवर्थ 3 साल में करीब करीब 11.5 करोड़ से 98.5 करोड़ तक बढ़ गया है। बोरोइंग्स में फ्लक्चुएशंस है। फाइनेंशियल ईयर 24 में डेट रिड्यूस हुआ, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कैपेक्स की वजह से दोबारा 22 करोड़ हो गए। कंपनी का ग्रोथ पेस काफी एग्रेसिव है और मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। अब मित्रों, इनका की रेशियोज और वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 56.98%, ये बहुत डिसेंट रिटर्न माना जा सकता है। आरओसी की बात करें 72.58%। डेट इक्विटी इज 0.22 विच इज ऑफ कोर्स वेरी गुड। पैट मार्जिन की बात करें 5.97%, एबिटा मार्जिन 8.34% और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 10.47। ईपीएस प्री आईपीओ था 7.02 और पोस्ट आईपीओ ये हो जाता है 6.08। पी रेशियो की बात करें अपर प्राइस बैंड पे तो ये है 21.2। ईपीएस सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया गया है और पी अपर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करके निकाला गया है। वैल्यूएशन मिड रेंज में है और पीयर्स जैसे टीसीआई जिसका पी 25 है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब प्रमोटर्स और उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। इनके प्रमोटर्स हैं राम कुमार सेंथिलवेल और कुटप्पन मानिकंदन। प्री इशू होल्डिंग की बात करें ये 98.98% था और पोस्ट इशू होल्डिंग डाइल्यूशंस के बाद सब्सटेंशियली रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि एक तरफ प्रोमोटर्स की अभी भी स्टेक काफी हाई रहेगी जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरी तरफ उनका अपना हिस्सा घटना यह भी दिखाता है कि प्रोमोटर्स पार्शियली अपनी होल्डिंग मोनेटाइज करना चाह रहे हैं। इस तरह से प्रोमोटर स्टेक अभी हाई है, लेकिन ओएफएस के थ्रू दोनों प्रोमोटर्स अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं। इससे एक मिक्स सिग्नल जाता है क्योंकि स्ट्रांग प्रोमोटर प्रेजेंस अभी भी है, लेकिन डाइल्यूशन और पार्शियल एग्जिट को लाइटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें, आईपीओ ओपन डेट है 29 सितंबर, क्लोज डेट है 1 अक्टूबर, अलॉटमेंट 3 अक्टूबर को होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग होगी 7 अक्टूबर 2025 को। बीएसई और एनएसई दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। इशू साइज की बात करें 307 करोड़, मतलब 307 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 160 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 147 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट हाफ दोनों ही है। प्राइस बैंड की बात करें 120 रुपीज पर शेयर से लेकर 129 रुपीज पर शेयर तक का है। फेस वैल्यू ₹2 है और लॉट साइज की बात करें 114 शेयर्स है, 114 शेयर्स। मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट एक लॉट का है जिसमें अमाउंट होता है 14,706। रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें रिटेल के लिए 40% कम से कम है या उससे ज्यादा। लीड मैनेजर की बात करें पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्ट्रार है इनके केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस आईपीओ एनालिसिस का कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है, मतलब ये पैसे जो आएंगे इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। इसका मेजरली जो इस्तेमाल है वो है कमर्शियल व्हीकल्स और कंटेनर्स परचेज में, जिसमें करीब करीब 132.54 करोड़ का इस्तेमाल करा जाएगा और बाकी जो रेस्ट फंड बचेंगे उनका इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगा। अब इनका पीयर कंपैरिजन भी देखते हैं। सबसे पहले ग्लोटिस का देखते हैं जो सब्जेक्ट कंपनी है। इसका ईपीएस 7.02 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 56.9% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10.47 है और पी है 21। अब एल कार्गो लॉजिस्टिक्स जो एक पीयर कंपनी है, इसका ईपीएस बहुत कम है 1.7 रुपीज। पी की बात करें ये 17.9 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 2% है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.29। टीसीआई ये भी एक पीयर कंपनी है, इसका ईपीएस है 53.4 रुपीज, पी है 25 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 19% और प्राइस टू बुक वैल्यू इज 4.14। ग्लोटिस का रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पीयर से काफी ज्यादा है, लेकिन हाई प्राइस टू बुक वैल्यू वैल्यूएशन एक कंसर्न है, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा नहीं कह सकते इसको। अब शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, वाइल्ड मल्टी मॉडल नेटवर्क और इंटरनेशनल रीच, हाई आरओई एंड आरओसी मैट्रिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री एक्सपोजर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत ही बूस्ट है इंडिया में और इससे संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत बड़े स्केल के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं।
काफ़ी हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं और उनके ट्रांसपोर्टेशंस में इस कंपनी का एक अहम ही योगदान है। वीकनेसेस की बात करें, एसेट लाइट मॉडल में मार्जिन थीन रहते हैं, हाई प्राइस बुक वैल्यूएशन, वार्मिंग्स में फ्लक्चुएशन, प्रोमोटर्स ओएफएस पार्शियल एग्जिट सिग्नल। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल ट्रेड ग्रोथ जो इस कंपनी को एक एक्स्ट्रा एज देगा, इंडिया का नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और इंफ्रा बूस्ट, कंटेनराइजेशन और डिजिटल फ्रेट प्लेटफॉर्म्स एडॉप्शन, कैपेक्स फंडेड एक्सपेंशन। थ्रेट्स की बात करें तो कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मेजर्स, फ्रेट्स रेट वोलेटिलिटी और फ्यूल प्राइस रिस्क, रेगुलेटरी चेंजेज जिसमें कस्टम्स, पोर्ट्स, एविएशन है, करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क बहुत मेजर नहीं लग रहा है। अब हम लोग इनका जीएमपी ट्रेंड और लिस्टिंग गेन्स भी देख लेते हैं। अभी तक ग्लोटिस आईपीओ का जीएमपी ट्रेंड ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास करेंगे, या फिर अपने से भी आप इसको वॉच कर सकते हैं। जीएमपी एक इनफॉर्मल इंडिकेटर है मित्रों, सेबी के फ्रेमवर्क में इसका कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं है। लिस्टिंग गेन्स डिपेंड करेंगे मार्केट सेंटिमेंट्स और डिमांड पे। फंडामेंटल्स की वजह से मीडियम टर्म में स्ट्रॉन्ग स्टोरी लग रही है। अब इनका आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस और मटेरियल डेवलपमेंट्स देखते हैं। आरएचपी के हिसाब से कंपनी के खिलाफ कोई मेजर क्रिमिनल या रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है जो आईपीओ या बिजनेस को मटेरियली अफेक्ट करे। तो दोस्तों, ग्लोटिस लिमिटेड आईपीओ एक रैपिडली ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रहा है और आईपीओ प्रोसीड्स प्राइमरली फ्लीट और एसेट बेस एक्सपेंड करने के लिए यूज होंगे। लेकिन प्रोमोटर्स का पार्शियल एग्जिट और हाई प्राइस टू बुक वैल्यू वैल्यूएशन को ध्यान में रखना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये कंपनी एक ग्रोथ इंफ्रा स्टोरी बन सकती है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लॉजिस्टिक्स डिमांड के साथ। बंधुओं, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी तरह से आपको इसको स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि अपना रिसर्च बहुत कमाल का होता है। आप अपने से देखेंगे आरएचपी को, अपने से समझने का प्रयास करेंगे तो कई चीज़ें निकल के आएंगी। क्योंकि आरएचपी बहुत डिटेल्ड होता है, उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ों को एक जगह आप तक प्रस्तुत करा जाए। बावजूद इसके कई चीज़ें छूट जाती हैं, तो ये मेरा सलाह रहेगा कि आप जरूर रिसर्च करिए और डिसीजन लेने के पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी लें। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।